हेलो साथियों, मैं लोकेश शाह। व्यष्टि अर्थशास्त्र की हमारी A4 सीरीज़ चल रही है। A4 सीरीज़ में आज हम लाए हैं पार्ट 2। पार्ट 1 जो है A4 का पार्ट 1 वो मांग की लोच से संबंधित था, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और रेस्ट पार्ट जो है वो हम लेते हैं पार्ट 2 में। मांग की लोच क्या होती है, मांग की लोच के प्रकार, ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। अब हम लेते हैं मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, अक्सर मैंने बच्चों में भी ये कन्फ्यूज़न देखा है, बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले कारक और मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत अंतर है दोनों में, लेकिन बच्चे मिक्स कर लेते हैं दोनों को और कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं किस में क्या लिखना है। पहले हम इसके कंसेप्ट को समझें। मांग को प्रभावित करना मतलब मांग बढ़ाना या मांग घटाना, ऐसे तत्व जो मांग को बढ़ाते हैं या मांग को घटाते हैं उनको हम बोलते हैं मांग को प्रभावित करने वाले कारक। और वो तो याद हो जाते हैं कैसे, मांग फलन से। मांग फलन में जो जो फैक्टर हैं वो सारे मांग को प्रभावित करने वाले। यहाँ सब अलग हैं। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले, मांग की लोच ये क्या है, लोच को कैसे प्रभावित करें, यहाँ कौन से कारक पड़ेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि वस्तु की मांग में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है कि कम परिवर्तन हो रहा है। वहाँ हम देख रहे थे कि मांग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब हम देखेंगे कि मांग में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है या कम परिवर्तन हो रहा। परिवर्तन तो हो रहा है, ये तो फाइनल है। तो अब हम बात करते हैं, एक एक पॉइंट से ही लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे वस्तुओं की प्रकृति, वस्तुओं की प्रकृति में एक अनिवार्य वस्तुएं होती है। अनिवार्य मतलब हमको खरीदनी ही है, भले कीमत में कितना ही परिवर्तन हो जाए। जैसे नमक है, शक्कर है, भोजन है, कपड़ा है, ये मिनिमम चीज़ें जो हमको चाहिए सर्वाइव करने के लिए, है ना। इन चीज़ों में हमारी डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं, दैनिक आवश्यकता की जो चीज़ें हैं, इनकी कीमत में कितना ही परिवर्तन आ जाए, इनकी मांग में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है। इट मीन्स इनकी मांग बेलोचदार है, ईडी लेस देन 1। यहाँ ईडी लिखा है, ईपी ईडी एक ही बात है, मांग की कीमत लोच, मांग की लोच एक ही बात है। तो अनिवार्य वस्तुएं जो है ना, उनकी मांग कम लोचदार। कम लोचदार का मतलब क्या हुआ कि ये खरीदनी ज़रूरी है। ये इनको खरीदते टाइम हम कीमतें नहीं देखते हैं, कीमत में कितना बदलाव आया ये नहीं देखते हैं। इनकी डिमांड में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, भले कीमत में कितना ही वेरिएशन आ जाए, ठीक है ना। तो इस अनिवार्य वस्तुओं की मांग बेलोचदार। फिर आरामदायक, कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का मतलब होता है ये मीडियम कैटेगरी की वस्तुएं हैं। जैसे मोटरसाइकिल है ना, पेट्रोल, मोटरसाइकिल के साथ साथ टीवी है, ये सब जो हैं, कूलर है, ये मीडियम कैटेगरी में आते हैं। बहुत लग्जरियस भी नहीं है और नेसेसिटी भी नहीं है। तो मीडियम कैटेगरी की जो वस्तुएं हैं उनकी मांग लोचदार होती है, इक्वल टू 1। इसको हम आरामदायक, आप इसको लग्जरी मत समझ बैठना, इंग्लिश में ध्यान रखना, कंफर्टेबल गुड्स। वैसे जब भी हम पेपर देखें एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हिंदी में और इंग्लिश में अगर डिस्प्यूट होगा तो फिर इंग्लिश वाले को क्वेश्चन को प्राथमिकता दी जाती है। कभी भी हमको मिसअंडरस्टैंडिंग होता है तो हमको इंग्लिश वर्जन ज़रूर देखना चाहिए। कंफर्टेबल जो गुड्स हैं वो मीडियम कैटेगरी की गुड्स हैं, इसमें इक्वल टू 1। और विलासिता, ऐशो आराम की चीज़ें, लग्जरियस गुड्स, है ना। एयर कंडीशनर, महंगी गाड़ियाँ वगैरह, ये सब ये सब विलासिता की चीज़ें हैं। इनमें मांग अधिक लोचदार होती है। क्यों? इनको हम स्थगित कर सकते हैं ना, चलो भाव बढ़ गए, वह अभी नहीं लाते हैं, बाद में लाते हैं, इसके बिना कोई जी निकल रहा नहीं, ऐसी तो चीज़ें ये है नहीं। इसलिए कीमत में थोड़ा भी वेरिएशन आता है, इनकी डिमांड में ज़्यादा वेरिएशन आता है। इसलिए विलासिता की जो वस्तुएं हैं उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। अब हम बात करते हैं स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। जिस वस्तु के सब्स्टिट्यूट ज़्यादा होंगे उनमें क्या होगा, थोड़ी सी कीमत बढ़ी, लोग तुरंत दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं। एक कोल्ड ड्रिंक की कीमत बढ़ी, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक और अवेलेबल है, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब इसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगा। तो आप ध्यान रखो, एक फार्मूला आपको मैं बताऊं, कई बातें इसमें आएंगी जिसमें मोर मोर लेस लेस,
मतलब अधिक स्थानापन्न अधिक लोचदार, कम स्थानापन्न कम लोच, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाने का। कहीं शॉर्ट में भी अगर हमको समझ में आ रहा है, शॉर्ट में ट्रिक में याद रह जाता है, तो वहाँ दिमाग भी ज़्यादा नहीं चलाना है। कम स्थानापन्न उपलब्ध होंगे, जहाँ सब्स्टिट्यूट कम होते हैं वहाँ तो खरीदने की हमारी मजबूरी है, तो वहाँ पर बेलोचदार मांग होती है। अभी पेट्रोल के भाव कितने जा रहे हैं, है ना, 102 रुपये लीटर हो, तो भी भरवाना ही पड़ रहा है कि कहाँ हम पैदल जा रहे हैं, साइकिल लेके जा रहे हैं। तो ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा विकल्प नहीं है, तो वहाँ पर मांग कम लोचदार होती है। तो अधिक स्थानापन्न अधिक लोचदार, कम स्थानापन्न कम लोचदार। नेक्स्ट है वस्तु के उपयोग। कोई वस्तु ऐसी होती है जो कई क्षेत्रों में प्रयोग में आती है या कई क्षेत्रों में उसकी डिमांड है। जैसे दूध का एग्जाम्पल मैंने दिया था, दूध मावा भी बनाता है, पनीर बनाता है, घी बनाता है, मिठाई बनाता, बहुत सारी चीज़ें, चाय बनाता है, बहुत सारी चीज़ों में दूध का उपयोग है। दूध की कीमत थोड़ी सी बढ़ी तो सभी जगह में अगर थोड़ी थोड़ी भी मांग कम होगी तो कुल मांग बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो हम कहेंगे जिसके प्रयोग ज़्यादा होते हैं, जिसके ज़्यादा उपयोग में जो वस्तु आती है उसकी मांग ज़्यादा लोचदार, कम उपयोग में आती है उसकी मांग कम लोचदार। मोर लेस लेस, ये डैश कर दिया मैंने। कीमत स्तर, ऊंची कीमतें जिन वस्तुओं की होती हैं उनकी डिमांड में वेरिएशन ज़्यादा आता है। जब भी उनकी कीमत थोड़ी सी बढ़े तो लोग सोचते हैं ऊंची कीमत की वस्तुएं लगभग विलासिता की वस्तुएं ही हैं, तो इनमें जरा भी कीमत में वेरिएशन आता है, डिमांड में ज़्यादा वेरिएशन आता है। और कम कीमत वाली वस्तुएं हैं, वहाँ पर लोग देखते हैं वहाँ सस्ती, अब माचिस 1 रुपये की है और उसकी जगह 1.5 रुपये की भी हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ पर लोग ये नहीं देखते हैं जिनकी कीमतें कम होती हैं, है ना, उन जैसे सुई है, माचिस है, ये सस्ती चीज़ें हैं। 1-2 रुपये वाला पेन है, 5 रुपये वाला पेन है, उसके अब 7 भी हो गए तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। अभी पेट्रोल यहाँ 100 से 110 हो जाए तो जी निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि जो जिनकी कीमतें 1-2 रुपया 5 रुपया हो और उनकी कीमत अगर बढ़ जाती है तो हम कोई ज़्यादा वेटेज नहीं देते, उनकी डिमांड में वेरिएशन कम होता है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। तो कीमत स्तर यहाँ भी मोर लेस लेस, ऊंची कीमत वाली वस्तुएं अधिक लोचदार, कम कीमत वाली वस्तुएं कम लोचदार। फिर हम बात करते हैं वस्तु पर खर्च किया जाने वाला आय का भाग। हमारी जो आय है उसका अधिकांश भाग जिन वस्तुओं पर व्यय होता है वहाँ हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे 2 चीज़ें लेते हैं, एक तरफ तो मैं पेट्रोल ले लेता हूँ और एक तरफ मैं माचिस ले लेता हूँ। मेरी आय का 15% हिस्सा महीने में पेट्रोल पर व्यय होता है और मेरी आय का 0.05% हिस्सा माचिस पर खर्च होता है। ठीक है, अब दोनों के भाव डबल कर दो तो अब मैं ज़्यादा दिमाग कहाँ लगाऊंगा, पेट्रोल पर, कि भाई यहाँ मैं थोड़ा कम कंज्यूम करूँ, अनावश्यक हो वहाँ मैं गाड़ी में पेट्रोल न जलाऊँ, यहाँ मैं ध्यान दूंगा। उधर माचिस में तो भाव डबल भी हो जाए, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी आय का अधिकांश भाग जिस पर व्यय हो रहा है वहाँ पर मांग अधिक परिवर्तनशील रहेगी, वहाँ इसका मतलब उसकी मांग अधिक लोचदार। मेरी आय में जिस पर मैं व्यय कम भाग व्यय कर रहा हूँ वहाँ पर मैं ज़्यादा दिमाग नहीं चलाऊँगा, तो वहाँ पर मांग कम लोचदार हो जाएगी। तो ये भी ध्यान रखें कि आय का अधिक भाग जहाँ व्यय हो रहा है वहाँ उस वस्तु की मांग अधिक लोचदार, और आय का कम भाग व्यय हो रहा है वहाँ पर मांग कम लोचदार होती है। नेक्स्ट है उपभोग को स्थगित करने की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन ऑफ गुड, है ना। अगर ये संभावना हो, कौन सी, कि आज नहीं कल खरीदते हैं या बाद में भाव कम होंगे तब खरीदेंगे, तो उस वस्तु की मांग अधिक लोचदार होगी। यहाँ भी यही फार्मूला मोर लेस लेस, कि स्थगित करने की संभावना अधिक हो तो मांग अधिक लोचदार, संभावना कम हो कम लोचदार। नेक्स्ट है उपभोक्ता की आदत, हैबिचुअल नेसेसिटी में आता है। अगर किसी व्यक्ति को आदत पड़ जाए, नहीं मुझे तो रोज़ मिराज विमल गुटके खाने ही पड़ेंगे भले मेरी इनकम कुछ भी हो। कई शराबी लोग होते हैं जिनको शराब की लत होती है, वो कभी भाव नहीं देखते हैं। तो जिन वस्तुओं का उपभोक्ता आदी हो जाता है, आदतन हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है, उसकी कीमत में कितना ही परिवर्तन है, मांग में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है। तो
तो जिन वस्तुओं का उपभोक्ता आदि या अभ्यस्त हो जाता है उसकी मांग कम लोचदार होती है, और जिसका आदि नहीं है वो अधिक लोचदार है। नेक्स्ट है समय अवधि। यहाँ भी मोर लेस लेस। यदि दीर्घकाल है, समय की लंबी अवधि है, तो मांग अधिक लोचदार। अल्पकाल है, कम लोचदार। क्यों? देखिए, अल्पकाल में हमको बाजार का पूरा ज्ञान नहीं होता है, वस्तु की स्थानापन्न वस्तु कौन कौन सी कहाँ सस्ती मिल रही है हमको ज्ञान नहीं होता है, इसलिए ऊंची कीमतों पर भी ज़्यादा खरीदारी कर लेते हैं। लेकिन दीर्घकाल, समय की लंबी अवधि है, इसमें हमें बाजार का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, वस्तु की स्थानापन्न वस्तु कहाँ कहाँ कौन कौन सी मिल रही, किस रेट में मिल रही है, सब जानकारी हो जाती है। इसलिए दीर्घकाल में डिमांड में वेरिएशन ज़्यादा आता है। तो दीर्घकाल में मांग की लोच अधिक लोचदार होती है, अल्पकाल में कम लोचदार होती है। अब बात करते हैं मांग की लोच को मापें कैसे, है ना। यहाँ से एग्जाम में अक्सर देखते हैं क्वेश्चन आते ही आते हैं, न्यूमेरिकल भी यहीं से होंगे, है ना। ये विधियाँ हम ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन हमारे राइट होंगे। ये क्वेश्चन तो गलत होने ही नहीं चाहिए। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बहुत इजी है और यहाँ से कोई प्रश्न हमारा गलत नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। कभी भी हम सोचे ये रट लेंगे, ये मुश्किल है। पहली बात है, हमारा पहले मेथड है हमारा प्रतिशत विधि, परसेंटेज मेथड। किसने दिया? फ्लक्स ने दिया, ठीक है ना। फ्लक्स ने नाम प्रतिशत विधि है, तो फार्मूले में अपने जो आनुपातिक है ना वहाँ प्रतिशत लगा दो, वही फार्मूला है। मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक, अब प्रतिशत परिवर्तन के लिए क्या बताया पिछले वीडियो में मैंने, जो आनुपातिक परिवर्तन निकालते हैं ना, इंटू 100 कर दो, तो ये प्रतिशत परिवर्तन हो गया। डेल्टा क्यू ओपन क्यू इंटू 100, डेल्टा पी ओपन पी इंटू 100, 100 कैंसिल, इसको रीसेटल किया, वही पुराना फार्मूला आ गया। ठीक है, अब दूसरी विधि हम लेते हैं। ये न्यूमेरिकल करने में ध्यान रखना, एक तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे परसेंटेज चेंज वाला, और एक हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक, यस। दूसरा मेथड है बिंदु लोच विधि, पॉइंट इलास्टिक मेथड, पॉइंट इलास्टिक मेथड, और इसी को हम ज्यामिति विधि, ज्योमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं। अब इस विधि का प्रयोग कहाँ करना है? इस विधि का प्रयोग तब करेंगे जब मांग वक्र के किसी एक बिंदु पर लोच का मापन करना हो। अब एक बिंदु कब आता है? जब कीमत में कोई परिवर्तन ना हो या इतना नगण्य परिवर्तन हो कि यहाँ दूसरा बिंदु आता ही नहीं हो, है ना। तो मांग वक्र की एक बिंदु पर जब लोच ज्ञात करनी, अर्थात वस्तु की कीमत में नगण्य परिवर्तन, कोई परिवर्तन ना हो, तो एक बिंदु पर लोच ज्ञात होती है। तो कैसे ज्ञात करें? उसका फार्मूला है ईडी इक्वल टू मांग वक्र का बिंदु से निचला हिस्सा बटा मांग वक्र का बिंदु से ऊपरी हिस्सा। लोअर सेक्टर ओपन अपर सेक्टर हमको याद रखना है, इसको अभी हम मेजरमेंट करेंगे। देखिए, अगर मांग वक्र वक्रीय रूप में हो, कर्व नेचर में हो, स्ट्रेट लाइन ना हो, और उसके किसी बिंदु पर लोच ज्ञात करनी है, तो सबसे पहला काम क्या करना? टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। जैसे ये डी डी वक्र के रूप में मांग वक्र है हमारा, और इसके ई बिंदु पर लोच ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हमने एक टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा खींची जो ई बिंदु को टच करती है। अब इस रेखा के एक बिंदु पे ए लिखा, दूसरे पे हमने बी लिखा, है ना। अब ई बिंदु पर अगर लोच ज्ञात करनी है, तो ई बिंदु का निचला हिस्सा, ध्यान रखें, जब भी निचला हिस्सा पूछे तो लास्ट यहाँ तक आएगा, और ऊपरी हिस्सा पूछे तो लास्ट यहाँ तक आएगा। ई बिंदु का निचला हिस्सा कौन सा है? ई बी। ई बिंदु का ऊपरी हिस्सा कौन सा है? ई ए। तो ई बी बटा ई ए। ठीक है, अब अपन इसको प्रैक्टिकली एक सीधी रेखा के रूप में ही सभी बिंदुओं पर लोच हमको देखते ही मालूम पड़ जाए यहाँ कितनी लोच होगी। ठीक है ना। यस, देखिए, एक सीधी रेखा आने के बाद ए बिंदु, बी बिंदु, और बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में मध्य बिंदु सी हमने लिया है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि सी बिंदु हमने मध्य बिंदु को लिया है। अब एक तो मध्य बिंदु ध्यान रखना है। अब मध्य से ऊपर कहीं भी एक बिंदु ले लो, और मध्य से नीचे कहीं पर भी एक बिंदु ले लो। टोटल 5 बिंदु हमने लिए हैं,
और इससे हम मांग की लोच ज्ञात करेंगे। ध्यान रखना, लोअर सेक्टर ओपन अपर सेक्टर। अब एक एक बिंदु पर लोच देखें। सबसे पहले ए बिंदु पर हम यहाँ खड़े हैं, इसका निचला हिस्सा तो ए बी, ए का ऊपरी हिस्सा कुछ भी नहीं है, ए के ऊपर कुछ नहीं है ना, तो ए बी बटा 0। गणित में हम पढ़े हैं कभी भी नीचे हर में 0 होता है, उसकी ओवरऑल वैल्यू इनफाइनिट होती है, अनंत होती है। ध्यान रखना, ऊपर कितना ही वैल्यू हो, नीचे अगर 0 है तो अनंत। तो ए बिंदु पर तो हो गई अनंत। अब बात करेंगे बी बिंदु, ये रहा बी बिंदु। तो बी बिंदु का निचला हिस्सा, बी के नीचे कुछ है, कुछ नहीं है तो 0। बी का ऊपरी हिस्सा बी ए, 0 बटा बी ए। गणित में हम पढ़े हैं जब भी ऊपर 0 हो और नीचे कितनी भी वैल्यू हो, ओवरऑल वैल्यू 0 ही होती है। यहाँ होगी 0, ये देखिए बी बिंदु पर 0। अब है सी बिंदु। सी बिंदु कहाँ है? सेंटर में है ना। तो सी का निचला हिस्सा सी बी, ये सी बी, सी का ऊपरी हिस्सा सी ए, सी बी बटा सी ए। अभी मैं एक बात बोला, सी सेंटर पॉइंट है, इट मीन्स दोनों डिस्टेंस इक्वल हो गई, तो ये दोनों कट जाएंगे तो इक्वल टू 1। तो मध्य बिंदु पर लोच होगी 1। अब चलते हैं डी पर। डी यहाँ है, डी का निचला हिस्सा डी बी, डी का ऊपरी हिस्सा डी ए, डी बी बटा डी ए। आप देखिए ये पोर्शन ज़्यादा है, ऊपर वाला वैल्यू ज़्यादा है ना, तो ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये ग्रेटर देन 1। ई बिंदु, ई का निचला हिस्सा ई बी, ई का ऊपरी हिस्सा ई ए, तो ई बी बटा ई ए। ई बी तो छोटी वैल्यू है ना, अंश छोटा और हर बड़ा होता है, तो लेस देन 1, ये लेस देन 1। अब लेकिन मैंने पूरा ब्रैकेट बना रखा है। अब अपन ध्यान रखें कि सबसे नीचे है इसलिए 0, सबसे ऊपर है तो अनंत, और बिल्कुल बीच में है तो 1। अब 1 से नीचे का पूरा एरिया जो है ना, ये इस पूरे एरिया में कहीं पर भी बिंदु लिखो लेस देन 1 आएगा, और सेंटर से जस्ट ऊपर कहीं पर भी वैल्यू लिखो, सी और ए के बीच की प्रत्येक बिंदु पर लोच कितनी होगी? ग्रेटर देन 1। 1 से ऊपर जाओ तो ग्रेटर देन 1, और 1 से नीचे जाओ तो लेस देन 1। सबसे नीचे 0 और सबसे ऊपर इनफाइनिट। इस प्रकार से ये बिंदु लोच विधि हमारी हो गई। अब हम लेते हैं कुल व्यय विधि। 2 विधि हमने देख ली, बिंदु लोच विधि और प्रतिशत विधि। कुल व्यय विधि जो है ये प्रोफेसर मार्शल ने दी है। इन्होंने क्या किया, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से पहले उपभोक्ता का कुल व्यय कितना था उस वस्तु पर, और कीमत परिवर्तन के बाद उपभोक्ता का उस वस्तु पर व्यय कितना है, मतलब कीमत परिवर्तन से पहले और बाद में कुल व्यय में कितना परिवर्तन आया, उसका विश्लेषण करके मांग की लोच को स्पष्ट किया, उसका मापन बताया। देखिए कुल व्यय कैसे निकलेगा, वस्तु की कीमत और मांग मात्रा का गुणा कर दो तो कुल व्यय आ जाएगा। हमारा कुल व्यय कितना हुआ, यहाँ पर हमने यही लिखा है, कुल व्यय कीमत इंटू मांग मात्रा P इंटू Q। अब ये एनालिसिस करने के लिए हमने टेबल और डायग्राम दोनों बनाए हैं। वस्तु की कीमत 1 से 8 तक कंटिन्यू हमने बढ़ा दी, और मांग मात्रा 10 से 3 तक कंटिन्यू गिरा दी। P और Q का हमने गुणा किया, ये हमारा कुल व्यय आया P इंटू Q। इन दोनों का गुणा करने से ये कुल व्यय आ गया। मार्शल ने ये बताया कि जब कीमत और कुल व्यय में सीधा संबंध हो, अर्थात कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ रहा है। देखो कीमत बढ़ने पर अगर व्यय भी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसने डिमांड में ज़्यादा कमी नहीं की है। अगर कीमत बढ़ने पर डिमांड बहुत ज़्यादा कम कर देता तो उसका तो खर्चा घटना चाहिए ना, लेकिन कीमत बढ़ने पर कुल व्यय भी बढ़ रहा है। इट मीन्स डिमांड में उसने ज़्यादा वेरिएशन नहीं किया, और डिमांड में वेरिएशन कम किया है तो मांग कम लोचदार होगी, है ना। देखिए कीमत बढ़ रही है, कुल व्यय भी बढ़ रहा है। 10 से लेकर 30 तक कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ रहा है, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो मांग की लोच बेलोचदार होगी, कम लोचदार होगी, ED लेस देन 1। यहाँ हमने लिखा है P बढ़ रहा है, TE भी बढ़ रहा है। फिर देखिए 4 के बाद 5 और 6 कीमत बढ़ ही रही है, लेकिन कुल व्यय जो है वो 30 और 30 कांस्टेंट है।
मार्शल ने कहा कि कीमत में परिवर्तन होने पर भी कुल खर्चा, कुल व्यय कांस्टेंट रहे। इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपनी डिमांड में सेटलमेंट बराबर कर लिया कि खर्चा जिस अनुपात में कीमत बदली है उसी अनुपात में डिमांड में वेरिएशन कर लिया और उसने अपना खर्चा कांस्टेंट रखा है, तो इक्वल चेंज हुआ। इट मीन्स तो यहाँ पर ईडी इक्वल टू 1 होगा। और जब कीमत बढ़ रही है और कुल व्यय जो है वो घट रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है कि कीमत तो बढ़ रही है ना खर्चा कम कैसे हो रहा है? इट मीन्स उसने डिमांड में वेरिएशन ज़्यादा किया है, और डिमांड में वेरिएशन ज़्यादा किया है इट मीन्स वो लोच जो है वो इकाई से अधिक है। तो देखिए कीमत बढ़ रही है और कुल व्यय घट रहा है। यहाँ देखिए ये लिखा पी जो है वो बढ़ रहा है, टी घट रहा है, ईडी ग्रेटर देन 1 मतलब डिमांड मोर इलास्टिक है। यही बात अगर यहाँ इतना याद नहीं रहे, हम एक डायग्राम हमारे दिमाग में फिट कर लें, एग्जाम में भी कभी इतना सही डायग्राम बना के देख लें, तो देखिए 3 टुकड़े बनाए हैं। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ वस्तु की कीमत ली है और यहाँ कुल व्यय लिया है, यहाँ मांग नहीं लिखी है, इस बात को नोट करना है। कीमत और कुल व्यय 3 टुकड़े हमने बनाए हैं, एक ऋणात्मक ढाल, एक स्थिर और एक धनात्मक ढाल। पहला टुकड़ा ए बी कीमत और कुल व्यय में सीधा संबंध बता रहा है कि यदि कीमत बढ़ेगी तो कुल व्यय भी बढ़ेगा। तो ये जो सीधा संबंध बता रहा है वहाँ पर इकाई से कम लोच रहेगी। बी सी वाला भाग वो देखिए क्या बताता है, कीमत कितनी भी बदल जाए कुल व्यय स्थिर रहेगा। इट मीन्स यहाँ पे इस पोर्शन पे इक्वल टू 1। सी डी भाग जो है वो ऋणात्मक ढाल है। ये क्या बता रहा है, इन दोनों में विपरीत संबंध है, कीमत बढ़ रही है और कुल व्यय कम हो रहा है, तो डिमांड में वेरिएशन ज़्यादा है, इसलिए ईडी ग्रेटर देन 1। और केवल ऐसे याद रखना है। यार कैसे याद रखें, मान लो भूल जाए तो, सीधा संबंध उल्टा संबंध भूल जाए तो आप ऐसे याद रखो, ये सबसे नीचे है इसलिए लेस देन 1, और ऊपर गए तो इक्वल टू 1, और ऊपर गए तो ग्रेटर देन 1, ऐसे याद रह जाएगा, है ना। तो इससे हम संबंध बना लेंगे, यार ये सीधा संबंध, ये विपरीत संबंध और ये स्थिर, ऐसे भी तो याद रख सकते हैं। सबसे कम है, सबसे नीचे इसलिए लेस देन 1, और ऊपर गए तो इक्वल टू 1, और ऊपर गए तो ग्रेटर देन 1। ये हमारी कुल व्यय विधि है, ये मार्शल ने इसको दिया है। ये मांग की लोच को मापने की तीसरी विधि हमने यहाँ पर देखी है। अब हम लेते हैं चौथी विधि है मांग की लोच को मापने की, चाप लोच विधि। पहली प्रतिशत विधि, दूसरी बिंदु लोच विधि, तीसरी कुल व्यय विधि और चौथी है चाप लोच विधि, आर्क एलास्टिसिटी मेथड। चाप किसको बोलते हैं, कोई भी वक्र है उसके 2 बिंदुओं के बीच का जो गैप है वो चाप कहलाता है। 2 बिंदु कब आते हैं, जब कीमत में पर्याप्त परिवर्तन हुआ हो। बिंदु लोच में हमने क्या पढ़ा, एक बिंदु पर लोच ज्ञात करनी है। एक बिंदु कब होगा, जब कीमत में कोई परिवर्तन न हो या नगण्य परिवर्तन हो। 2 बिंदु कब मिलते हैं, जब कीमत में पर्याप्त परिवर्तन हो। तो जब हमको चाप, ये जैसे ये वक्र है, इसमें ए और बी 2 बिंदु है, इनके बीच की ये जो दूरी है ना, ये ए और बी के बीच की दूरी, इसको ही हम बोलते हैं चाप, ठीक है ना। ये ए बी के बीच का जो हमको गैप है, इसमें लोच ज्ञात करनी है। तो ए की कीमत P1 मात्रा Q1, बी पर कीमत P2 मात्रा Q2। अब इसका जो फार्मूला बनाना है वो हम इसी से बनाते हैं, इससे इसको मैं समझाता हूँ। ये हमारा जो फार्मूला था P/Q, प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक मांग मात्रा, और ये तो डेल्टा Q मतलब मांग में परिवर्तन और डेल्टा P कीमत में परिवर्तन। इससे ये कैसे बनेगा, देखिए ऊपर डेल्टा Q लिखा है ना, डेल्टा वो तो चेंज कर डिफरेंस से ही आएगा, तो Q1 माइनस Q2 कर लिया डेल्टा Q की जगह, और बटा Q जो लिखते हैं अपन, डेल्टा Q/Q होता है ना आनुपातिक परिवर्तन में, Q में अपन प्रारंभिक मात्रा लेते हैं, यहाँ हमको प्रारंभिक नहीं लेनी है, दोनों का औसत लेना है। तो Q1 + Q2/2 दोनों मात्राओं का औसत हो गया प्रारंभिक की जगह। नीचे हम लेते हैं कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, तो कीमत में परिवर्तन बटा औसत कीमत, परिवर्तन P1 - P2 और ये P1 + P2/2। अब इनको सेट करें
तो ये ऊपर हो गया P1 प्लस P2, नीचे Q1 प्लस Q2 और ये डिफरेंस सेम यही आ गया। देखिए आप P की जगह प्रारंभिक कीमत की जगह दोनों का औसत तो वो तो दो तो कट जाएगा, तो P1 प्लस P2 बचा। Q प्रारंभिक मात्रा उसकी जगह औसत, या Q1 प्लस Q2 2 कट गया। और डेल्टा Q है तो डिफरेंस है वो तो घटाएंगे तो ही आएगा, और डेल्टा P है तो ये P का डिफरेंस हो गया। ठीक है ना। तो ये सूत्र हमको ध्यान रखना है, P1 प्लस P2 बटा Q1 प्लस Q2 इंटू Q1 माइनस Q2 अपन P1 माइनस P2, ये चाप लोच ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, ये हमारे चाप लोच विधि यहाँ संपन्न हुई। मांग की लोच को मापने की विधियाँ पूर्ण हुई। इस चैप्टर को हम, इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम मांग की लोच के न्यूमेरिकल्स, अलग अलग वैरायटी के कौन सा न्यूमेरिकल आए तो कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।